मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के बाद बेशक विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी अभी से पश्चिम बंगाल की रणनीति पर काम करने लगी है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में चुनाव अगले साल यानी 2026 में होने हैं। तब केरल और तमिलनाडु में भी चुनाव होंगे, लेकिन बीजेपी 2014 से ही बंगाल जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी को वहां झटका ही लगा है। जी हां, ममता बनर्जी ने भी दिल्ली और महाराष्ट्र की ही तरह पश्चिम बंगाल में भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी किए जाने का मुद्दा उठाया और उसे काउंटर करने के लिए बंगाल बीजेपी नेता तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जाति आधारित सर्वे के जरिए तुष्टीकरण की राजनीतिक जैसा आरोप लगा रहे हैं। जी हां, अव्वल तो बीजेपी नेता अमित शाह कह चुके कि बीजेपी को जाति जनगणना से परहेज नहीं है, लेकिन उसके बारे में फैसला सही वक्त आने पर लिया जाएगा, और ये बात लोकसभा चुनाव से पहले की है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों जिला और जनपदों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों की चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। चुनाव की तारीख बदलने को लेकर कांग्रेस के नेता भाजपा पर हमलावर हैं। अब तो ये मुद्दा विधानसभा तक पहुंच गया। जी हां, कल गुरुवार को सदन में कांग्रेस विधायकों ने ये मुद्दा उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उमेश पटेल और अनिल भेड़िया ने कहा कि जहां कांग्रेस सदस्य की संख्या ज्यादा, वहां बिना वजह चुनाव रद्द किए जा रहे हैं। कांग्रेस सदस्यों की खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही। कांग्रेस विधायकों ने मंत्री से जवाब देने की मांग की। जवाब नहीं मिलने से नाराज विपक्षी विधायकों ने सदन से वॉक आउट कर दिया है। जी हां, इसके बाद विधानसभा में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। सदन से वॉकआउट करने के बाद विपक्षी विधायक नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के कमरे में बैठे हुए थे। इसी दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी और विधायक अजय चंद्राकर उन्हें मनाने पहुंचे। दोनों नेताओं के अनुरोध के बाद कांग्रेस के विधायक मान गए और दोबारा कार्रवाई में शामिल होने पहुंचे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा है कि मोदी जी ने कहा था कि उनको मां गंगा ने बुलाया है, पर यह सच है कि उन्होंने गंगा सफाई की अपनी गारंटी को भुलाया है। करीब 11 वर्ष पहले 2014 में नमामि गंगे योजना लॉन्च की गई थी। नमामि गंगे योजना में मार्च 2026 तक 42,500 करोड़ का फंड इस्तेमाल किया जाना था, पर संसद में दिए गए प्रश्नों के जवाब से पता चलता है कि दिसंबर 2024 तक केवल 19,271 करोड़ रुपए खर्च हुए। यानी मोदी सरकार ने नमामि गंगे योजना के 55% फंड खर्च नहीं किए। मां गंगा के प्रति इतनी उदासीनता क्यों है? चैंपियन ट्रॉफी से पहले ही हार कर बाहर हुए पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। उसके हार के जख्मों पर भारत ने नमक रगड़ा है और एक झटके में कई करोड़ रुपए का नुकसान करा दिया। जी हां, इससे पहले तिलमिलाया पाकिस्तान अब पूरी तरह बौखला गया। करीब 30 साल बाद पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी मिली है और वो लीग चरण से ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया। ऊपर से भारत का कोई भी मैच पाकिस्तान में नहीं हुआ, जिससे विज्ञापनों से होने वाली मोटी कमाई से भी पाकिस्तान महरूम रह गया है। जी हां, 3 दशक बाद किसी ICC टूर्नामेंट की मेजबानी मिलने से पाकिस्तान को मोटी कमाई की बहुत उम्मीद थी, लेकिन उसे एक बार फिर भारत से दुश्मनी का खामियाजा भुगतना पड़ा है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने होली से पहले बड़ी सौगात दी है। जी हां, प्रदेश सरकार ने अपने बजट 2025 से 2026 में सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था। वहीं अब सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। जी हां, सरकार के इस आदेश से सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सरकार के इस फैसले का लाभ कर्मचारियों के साथ साथ रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलेगा। जी हां, वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जो 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाते हैं, उनके महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई, जबकि 6ठे वेतन आयोग के तहत तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 7% की वृद्धि की गई। इस आदेश के बाद अब 7वें वेतनमान के तहत
53 और छठे वेतनमान के तहत 246% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। जी हां, बता दें कि ये आदेश 1 मार्च 2025 से लागू हो जाएगा। मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने के लिए कर्नाटक सरकार जल्द ही प्रस्ताव लेकर आ रही है। तकरीबन 1 साल पहले भी सरकार ये प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन विवाद होने और तुष्टीकरण की राजनीति के आरोपों के बाद वापस ले लिया था। जी हां, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इसे फिर से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रस्ताव के मुताबिक मुस्लिम ठेकेदारों को सार्वजनिक सिविल कार्यों में 4% रिजर्वेशन दिया जाएगा। सरकार की इस कदम को अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और दलितों के समर्थन को मजबूत करने की रणनीति माना जा रहा है। जी हां, जानकारी के मुताबिक कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार मौजूदा बजट सत्र के दौरान कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स एक्ट 1999 में संशोधन करने की योजना बना रही है ताकि ये आरक्षण लागू किया जा सके। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया और कानून व संसदीय कार्य मंत्री HK पाटिल ने इस संशोधन को मंजूरी भी दे दी है। तमिलनाडु में भाषा को लेकर हंगामा जारी है और अब महाराष्ट्र में भी भाषा को लेकर विवाद हो गया। जी हां, दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता भैयाजी जोशी के एक बयान से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। हाल ही में संघ के नेता भैयाजी जोशी ने अपने एक बयान में कहा था कि जो लोग मुंबई आते हैं उन्हें मराठी सीखने की जरूरत नहीं है। भैयाजी जोशी की इस बयान पर शिवसेना UBT ने तीखा हमला बोला है। जी हां, शिवसेना UBT के नेता आदित्य ठाकरे ने भैया जोशी के बयान पर कहा कि दूसरे जगहों से आए लोग हमारे राज्य में आते हैं और यहाँ बस भी जाते, लेकिन यहाँ की भाषा मराठी है। जैसे तमिलनाडु की भाषा तमिल और कर्नाटक की भाषा कन्नड़, उसी तरह मुंबई की भाषा मराठी है। भाजपा की विचारधारा महाराष्ट्र का अपमान करना है। उन्होंने कहा कि कल सुरेश भैया जी ने कहा है कि घाटकोपर की भाषा गुजराती हो सकती, लेकिन ये बिल्कुल संभव नहीं है। मुंबई की भाषा मराठी। इस सरकार ने मुंबई में मराठी भाषा भवन का निर्माण भी रोक दिया क्योंकि ये लोग महाराष्ट्र और मराठी भाषा का अपमान करना चाहते हैं। जी हां, वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी आदित्य ठाकरे का समर्थन दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा मराठी और जो भी यहाँ रहता है उसे मराठी भाषा सीखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना मकानों को ध्वस्त करने को लेकर बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार से नाखुशी जताई है और उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई चौंकाने वाला और गलत संदेश देती है। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने मकान गिराने की मनमाने पूर्ण मामले पर आपत्ति जताई और कहा कि ध्वस्त किए गए ढांचों का पुनर्निर्माण करना होगा। जी हां, बेंच ने कहा कि ये कार्रवाई चौंकाने वाली और गलत संदेश भेजती। ये ऐसी चीज है जिसे ठीक करने की जरूरत है। आप मकानों को ध्वस्त करने जैसी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इस तरह के अति तकनीकी तर्कों से कैसे निपटना है। आखिरकार अनुच्छेद 21 और आश्रय का अधिकार जैसी कोई चीज है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की जेड कैटेगरी सुरक्षा जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिक्योरिटी रिव्यू के बाद ये फैसला लिया है। जी हां, केजरीवाल की जेड कैटेगरी सुरक्षा को फिलहाल बरकरार रखा गया। हालांकि IB और दिल्ली पुलिस के द्वारा खतरे के आकलन के बाद इस पर आगे फैसला लिया जाएगा। इस संबंध में दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी विंग केंद्रीय गृह मंत्रालय को मौजूदा सुरक्षा स्थिति को लेकर रिपोर्ट भेज सकती है। जी हां, बता दें कि केजरीवाल को Z+ की सुरक्षा मिली हुई है और वो दूसरे राज्य की सुरक्षा नहीं ले सकते और न ही उनको दूसरे राज्य से सुरक्षा मिल सकती है। ये कानूनी तौर पर गलत है। अगर दूसरे राज्य के VVIP आते हैं और उनके साथ सुरक्षा होती है तो वो भी 72 घंटे ही सिक्योरिटी रख सकते। उसके लिए भी दिल्ली पुलिस को जानकारी देनी होती। अगर जानकारी नहीं देती तो ये कानून गलत है। उत्तर प्रदेश के बांदा की शहजादी को UAE में फांसी देने का मामला अभी थमा नहीं है कि UAE में 2 और भारतीय नागरिकों को फांसी दे दी गई। जिन 2 व्यक्तियों को फांसी दी गई उनके नाम मोहम्मद रिनास और मुरलीधरन पीवी हैं। जी हां, दोनों को संयुक्त अरब अमीरात में एक शख्स की हत्या से जुड़े मामले में दोषी ठहराया गया था।
जी हां, विदेश मंत्रालय ने दोनों को फांसी दिए जाने की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि दोनों केरल के कन्नूर के रहने वाले थे। गिरफ्तार होने से पहले तक दोनों यूएई की शहर अल एन में एक ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।